नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा फिर से जहर बन गई है। हर सर्दी का यही हाल है, हर बार हवा जहरीली हो जाती है। बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। हमारी राजधानी दुनिया की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है, उनमें शुमार है। ये एक गंभीर संकट है। ऐसे में सवाल कई हैं। आखिर कब तक दिल्ली की हवा में जहर घुलता रहेगा? क्या हमारे पास कोई समाधान है? और दुनिया के बड़े शहर इस समस्या से आखिर कैसे निपटते हैं या निपट चुके हैं? इन सभी सवालों के साथ हमारे इनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। उनका नाम है सुमित शर्मा जी, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डेप्यूटी हेड हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। देखिए, हमारी जो जनता है, बहुत सवाल हैं, क्योंकि हर बार की ये समस्या है ना। ये पहली बार तो हम देख नहीं रहे हैं कि सर्दी आई है और इस तरह के पॉल्यूशन के लेवल्स इतने स्काई रॉकेट कर गए हैं। हर बार का है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि बाकी के बड़े शहर भी तो हैं, बाकी की राजधानियाँ भी तो हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ हम बहुत कम खबरें सुनते हैं या इंडेक्सेस में उनके नाम बहुत कम देखते हैं। तो दिल्ली में ही ऐसा क्यों? क्या डिफरेंसेस है? अरुण, मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, या इससे पहले कभी कोई ऐसे शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितनी भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं विभिन्न कंट्रीज़ में, चाहे आप टोक्यो बोलें, चाहे बीजिंग बोलें, चाहे आप लॉस एंजलिस बोलें, ये सभी शहर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ चुके हैं पास्ट में। और अगर आप 1952 का लंदन स्मॉग एपिसोड के बारे में याद करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लंदन का जो लेवल उस टाइम पर था वो मिलीग्राम्स में नापा जाता था, और इतना ज़्यादा प्रदूषण वहाँ हुआ करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने धीरे धीरे जो मानक हैं उनको इस्टेब्लिश किया, जो स्टैंडर्ड्स बनाए, उसके साथ साथ उनको प्राप्त करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, और फिर उन पॉलिसीज़ को बहुत ही सक्षमता से एनफोर्स किया, और तब जाकर धीरे धीरे वहाँ का प्रदूषण कम हुआ। और आज आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी पोल्यूटेंट्स को देखते हुए वहाँ पर प्रदूषण की जो समस्या है काफ़ी हद तक वहाँ निजात पा ली गई है। बट अभी भी कुछ प्रदूषक हैं जो उन शहरों में भी अभी भी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। तो दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे मेजर्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं उनको और सुदृढ़ता से हमारे को लागू करना होगा, एनफोर्स करना होगा। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमें जो वायु गुणवत्ता है दिल्ली की वो अच्छी कैटेगरी में दिखाई देगी। बिल्कुल। आपने बहुत सारे शहरों की बात की, सिटीज़ की बात की, कैपिटल सिटीज़ की बात की। मैं बीजिंग का एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज जो दिल्ली के प्रदूषण का स्तर है, 10 साल पहले वो बीजिंग में हुआ करता था, लेकिन उन्होंने ऐसे रिगरस रिफॉर्म्स लिए, स्टेप्स लिए, जिसके बाद से वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत कम हो गया है। बहुत प्रदूषित शहर था, लेकिन अब वो वैसा नहीं है। तो ऐसे कौन से कदम हैं जो भारत भी उठा सकता है अपने शहरों के लिए? क्योंकि देखिए, बीजिंग का कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीन भी भारत पड़ोसी है एक तो, और ऊपर से एक इमर्जिंग इकोनॉमी है भारत की तरह। भारत का कंपैरिजन वहाँ से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या सीख ले सकते हैं हम वहाँ से? नहीं अरुण, बहुत ही अच्छा सवाल है। और दो तीन चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा जो कि उन्होंने अच्छी की हैं और जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं करना, बट उसको और अच्छे तरीके से हमें भारत के शहरों में करना होगा। तो पहली चीज़ है एयरशेड प्लानिंग। एयरशेड प्लानिंग हमें ये कहती है कि हमें सिर्फ शहर की सीमाओं तक ही अपने जो एनफोर्समेंट है उसको लागू नहीं करना है। उससे बहुत बड़े रीजन जहाँ से सारा प्रदूषण आपके शहर की तरफ आ रहा है, उस पूरे रीजन को हमारे को कंट्रोल करना होगा। इसको हम रीजनल स्केल कंट्रोल भी कहते हैं। तो जैसा बीजिंग में हुआ, उन्होंने ना सिर्फ बीजिंग बट बीजिंग के अराउंड एक बहुत बड़े रीजन को कंट्रोल किया, जहां पर जितने भी सोर्सेस थे प्रदूषण के उनको धीरे धीरे सेक्टोरल पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये तो एक पहला स्टेप था।
उसके साथ उन्होंने जो मॉनिटरिंग थी उस पूरे सिस्टम को बहुत ही सशक्त कर दिया। और ना सिर्फ बीजिंग बट उसके अराउंड जितना भी रीजन था वहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की संख्या बढ़ाई और अच्छे मॉनिटर्स लगाए, जिससे कि लगातार बेसिस पर वो ये नाप सके कि प्रदूषण कितना चल रहा है, और अगर कोई प्रोग्रेस हुई है तो उसको वो मेजर रेगुलरली कर पाए। इसके साथ साथ जो सेक्टोरल पॉलिसीज़ थी, यूरो 6 इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड्स पे गए, जो व्हीकल्स हैं आपकी उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाया, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी तरफ हो गए। उन्होंने पेरिफेरल रोड्स बनाई कंजेशन कम करने के लिए अपनी सिटी में, उसको चारों तरफ रोड्स बनाई, जैसा दिल्ली में भी अभी हुआ है, जो ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी रोड बने हैं। तो उससे भी बहुत निजात मिलती है। जो ट्रैफिक आपके शहर में आना ही नहीं चाहिए वो डाइवर्ट होकर बाहर से बाहर निकल जाता है और प्रदूषण से उसमें कुछ हद तक निजात मिलती है। और उसके अलावा जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया वो था इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इंडस्ट्रीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है इंडिया में भी और चाइना में भी। और उन्होंने एक तो शहर से बाहर इंडस्ट्रीज़ को लेकर गए, शहर में इंडस्ट्रियल जो एमिशंस हैं उनको कंट्रोल किया, और उसके अलावा उन्होंने कन्वर्जन किया उनको कोल से क्लीनर फ्यूल्स की तरफ, चाहे वो नेचुरल गैस हो, और या फिर अगर अगर आपको उस तरीके के फ्यूल यूज़ करने हैं तो एक बहुत ही सशक्त जो टेल पाइप कंट्रोल डिवाइस है उसको उन्होंने वहाँ मैंडेट किया। और जो टेक्नोलॉजी होती है इंडस्ट्रीज़ की, जो बॉयलर्स होते हैं उनके अपग्रेडेशन के निर्देश दिए। जो जो बॉयलर पहले हाई एमिशन कैटेगरी में आते थे उनको धीरे धीरे लो एमिशन कैटेगरी की तरफ लेकर गए। एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा PM10 और PM2.5 है, ये दो ब्रॉड फ्रैक्शन से मिलकर बना है। एक है प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर और एक है सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। तो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्ट सोर्स से निकलता है और हमारे को एक्सपोज करता है, और जो सेकेंडरी है वो जो गैसेस निकलती हैं उससे फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस के थ्रू। तो इन सिटीज़ ने ना सिर्फ प्राइमरी जो पार्टिकल्स हैं उन पे कंट्रोल किया, बल्कि सेकेंडरी जो हैं पार्टिकुलेट्स जो फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर में उन पर भी कंट्रोल किया। और उसके लिए जो गैसेस हैं, जो SO2 है, जो नॉक्स है, जो बेसिकली ये सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स एटमॉस्फेयर में बनाती हैं, उनके कंट्रोल के लिए भी मानक लेकर आए और टेक्नोलॉजीज़ को मैंडेट किया। जी, इसमें जो आपने भी बात की कि बीजिंग ने एक प्लान फॉलो किया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि आइडेंटिफाई करना कि सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, कैसे प्रदूषण कैसे फैल रहा है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात कर लूँ तो पता मुझे नहीं पता कि पॉलिसी मेकर्स में ये कन्फ्यूजन है कि नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उनमें ज़रूर ये कन्फ्यूजन है कि मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है क्या असल में। क्या वो जियोग्राफिकल कारण है, या स्टबल बर्निंग जो पंजाब हरियाणा में हो रही है, या लोकल जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो व्हीकल का पोल्यूशन है वो है। आखिर कारण क्या बन रहा है इस जहरीली हवा का? आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि आप दर्शकों को अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसको हम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी बोलते हैं, और दिल्ली के लिए कई सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज़ की गई हैं। और उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो लगभग एक चौथाई दिल्ली की जो PM2.5 की समस्या है उसमें है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और जब मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा ये सिर्फ दिल्ली की इंडस्ट्री नहीं है, दिल्ली के जो अपस्ट्रीम रीजन है, जो NCR है, और NCR के भी बियॉन्ड जो रीजन है, उन सब में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा प्रदूषण को बाहर से शहर की तरफ लाती है, और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट 20-25% दिल्ली की हवा में हमें देखने को मिलता है। पावर प्लांट्स, दिल्ली में कई पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं या गैस के ऊपर ले जाए गए हैं, परंतु जो हमारा NCR है वहाँ पर अभी भी कई पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल यूज़ करते हैं, और उनसे जो प्रदूषक निकलते हैं वो जब हवा दिल्ली की तरफ चलती है तो दिल्ली के जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। रेजिडेंशियल बायोमास बर्निंग, अब दिल्ली में अधिकतर लोग LPG पर आ गए हैं। NCR में भी उज्ज्वला योजना के बाद काफ़ी लोग LPG पे शिफ्ट हो चुके हैं, बट अभी भी काफ़ी लोग बायोमास बर्निंग, लकड़ी जलाना, कावडंग, उपले जलाना, उस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो खाना बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए सर्दियों के दिनों में, और जो प्रदूषण को बढ़ाता है खासकर विंटर्स में जब हमें ये देखने को मिलता है।
इसके अलावा कुछ सोर्सेज हैं जो छोटे तौर पर, बट जब हम उनको ऐड करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट तौर पर प्रदूषण को अफेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रोड डस्ट, अगर आपकी रोड्स साफ़ नहीं होंगी तो जब गाड़ियाँ उसके ऊपर चलेंगी तो धूल जो है हवा में सम्मिलित हो जाती है, और उसका भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन खासकर PM10 में हमें दिखाई देता है, और PM2.5 में भी उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। जो वेस्ट बर्निंग है ये एक मेजर समस्या है। आइडियली ये समस्या होनी ही नहीं चाहिए अगर हमारा वेस्ट प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, बट क्योंकि कई जगह पर वेस्ट हमारा प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है तो लोग खुले में उसको जलाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो सोर्सेज हुए जो पूरे साल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ सीजनल सोर्सेज भी इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि उसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग एक प्रमुख सोर्स है, और हम सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के सीज़न में जब पराली जलाई जाती है उसका एक कंट्रीब्यूशन दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में आता है, और एक स्पाइक हमारे को दिखाई देता है इस सीज़न में। और वो जो ऑलरेडी सालाना सोर्सेज हैं उसमें एड ऑन सोर्स की तरह काम करता है, और हवा जो ऑलरेडी प्रदूषित है उसको और प्रदूषित कर देता है।